नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। हमने ऑलरेडी स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स के बारे में बात कर ली है। लार्ज कैप के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही साथ बाइंग की स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए उसके बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा करके रखी है। लेकिन फिर से इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं किस तरह से आपको बाइंग करनी चाहिए, मार्केट का आउटलुक क्या हो सकता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अगर कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक है अबाउट इंडिया, जहां पर आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। ऑलरेडी काफी हमें वीक दिखाई दे रहा है, अंडर परफॉर्मेंस दिखाई दिया है। मार्च के बाद रिकवरी आई, उसके बाद जमीन ये अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। 18,000 के लेवल से स्टॉक 15,000 के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो 15,000 का लेवल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई दिया है। कई बार इसी लेवल के आसपास कॉन्सोलिडेट करने के बाद, कई बार इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अच्छी तेजी स्टॉक में हमें दिखाई दी है। स्टॉक हमें इसी लेवल से ऊपर जाता हुआ नजर आता है और फिलहाल भी स्टॉक ने अच्छा अपमूव दिखाना शुरू किया था, लेकिन करेक्शन आ गया और आज हमें सेंटीमेंट के कारण भी गिरावट देखने को मिली। तो यहां पर इसका जो सपोर्ट जोन बनकर आता है 15,000 से करके 15,500 का बहुत ही तगड़ा सपोर्ट जोन है। तो यहां पर इसे एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचा जा सकता है, क्योंकि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग शेयर है। इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू कराना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नेक्स्ट स्टॉक है L&T यानी कि लार्सन एंड टुब्रो। शानदार रैली हमें यहां पर दिखाई दी और आज स्टॉक तो 1300 के ऊपर निकल ही चुका था, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और भयानक प्रॉफिट बुकिंग आई थी। स्टॉक ने लो बनाया था 1150 यानी कि 1150 तक स्टॉक आ गया, लेकिन आप देख सकते हैं बाइंग इमर्ज होती हुई नजर आई थी और स्टॉक में काफी ज्यादा रिकवरी भी देखने को मिली और 1235 के आसपास की क्लोजिंग प्राइस हमें देखने को मिली है। लेकिन अगर सेंटीमेंट हमें वीक रहता हुआ नजर आता है तो और भी गिरावट हो सकती है। तो कौन से लेवल पर स्टॉक को खरीदना चाहिए? तो मेरा मानना है कि 1100 का लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देगा, क्योंकि इस लेवल के आसपास कई बार इसने कंसोलिडेशन दिखाया और फिर तेजी फिर से कंटिन्यू रहती हुई नजर आई थी। और साथ ही साथ इसका 50 डेज का ईएमए भी इसी लेवल के आसपास बनकर आता है। तो 1100 के लेवल पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं और बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आईटीसी, जहां पर आप निवेश के बारे में सोच सकते हैं। इन्वेस्टर्स को आईटीसी ने फिलहाल तो बहुत ही खुश कर दिया था, क्योंकि 210 का लेवल था, वो बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ था और यहां पर हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिला। तो इन्वेस्टर्स तो बहुत ही खुश हो चुके थे, लेकिन फिलहाल यहां पर सेंटीमेंट बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। 20 डेज का मूविंग एवरेज ऑलरेडी इसने तोड़ दिया है, 200 के आसपास आज सपोर्ट लिया और 202 के आसपास हमें क्लोजिंग भी देखने को मिली है। स्टॉक अच्छा है, स्टॉक में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। कंपनी अपने आप को शिफ्ट कर रही है, सिगरेट से फोकस हटाकर एफएमसीजी पर और एग्री बिजनेस पर ज़्यादा फोकस कर रही है। तो अब कंपनी अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रही है लॉन्ग टर्म के लिए, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे करते हैं तो भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है, डिविडेंड यील्ड काफ़ी अट्रैक्टिव है। सपोर्ट प्राइसेस के बारे में बात करें तो 190 से 200 का सपोर्ट जोन बहुत ही स्ट्रांग दिखाई देता है। नेक्स्ट स्टॉक है ब्रिटानिया, जहां पर आप निवेश के बारे में सोच सकते हैं। जब यहां पर लॉकडाउन का समय चल रहा था तब तो बिस्किट्स की होर्डिंग बहुत हुई, इसका नेट प्रॉफिट भी डबल से ज़्यादा हो चुका था, 4,000 का प्राइस हो चुका है। लेकिन उसके बाद हमें वीकनेस देखने को मिली, क्योंकि इसके क्वार्टर के रिजल्ट भी थोड़े से हमें अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आए थे। 3,600 के आसपास जहां पर हमने बाइंग की उसी के आसपास इसने सपोर्ट लिया, फिर तेजी दिखाई दी थी, लेकिन फिर से वीकनेस आ रही है। तो यहाँ पर फिर से आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। अगर सपोर्ट प्राइसेस के बारे में बात करें तो 3,400 से करके 3,500 का जो लेवल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर। तो यहां पर फिलहाल जो न्यूज आ रही है वो नेगेटिव आती हुई नजर आती है। जैसे कि हमने कल वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में डिस्कस किया था कि कल का दिन यानी कि आज का दिन रिलायंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो चीजें हैं, एक तो ये न्यूज आई थी कि बीपी के साथ जो डील हुई है रिलायंस की उसका एग्जीक्यूशन होने वाला है, तो उसका क्या मूवमेंट आता था वो भी काफी इंपॉर्टेंट था। और आज दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना वर्डिक्ट भी सुनाना था कि क्या डिसीजन आता है फ्यूचर और अमेजोन के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है उसके बारे में क्या डिसीजन आता है। तो फिलहाल जो डिसीजन आया है वो तो फिलहाल ये आता हुआ नजर आता है कि रिलायंस फ्यूचर की जो डील हुई है वो लॉ को ध्यान में रखकर हुई है, लेकिन वो अमेजोन को रोक नहीं सकते कि वो सेबी को या एनएसई को या बीएसई को लेटर्स ना लिखे। और फिलहाल अमेजोन ने एक बड़ा बयान दिया है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं, माफ कीजिए, सिंगापुर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को ये लोग मान नहीं रहे हैं। तो ये इंडिया की जो इमेज है उसको खराब कर देती है। तो यहाँ पर कॉर्पोरेट इमेज खराब होती हुई नजर आ रही है इंडिया की, और जिसके कारण ये डील बहुत ही ज्यादा हमें पेचीदी होती हुई नजर आ रही है। तो ये रिलायंस के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, ये भी एक नेगेटिव न्यूज थी जिसके कारण हमें रिलायंस में
हमें गिरावट देखने को मिली। मार्केट में भी रिलायंस ऑफकोर्स एक हैवी वेट है, तो यहाँ पर गिरावट होती है तो वहाँ पर भी गिरावट के चांसेस बढ़ ही जाते हैं, तो इसके कारण भी हमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन एक पॉजिटिव बात जो हमें दिखाई दे रही है वो ये है कि यहाँ पर एक सिल्वर लाइनिंग भी है। स्टॉक में जो लो बनाया था उसके आसपास अच्छी खासी बाइंग एमर्ज हो गई और स्टॉक वापस हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया था। आप देख पाएंगे 1868 का इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज है, जो लेवल इसके लिए पहले भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखाई दिया और वापस हमें तेजी दिखाई दी थी। तो इसी लेवल के आसपास आज स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और वापस तेजी दिखाई है। मेरा मानना है इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जो अमेजॉन के साथ जो फ्यूचर के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा है वो रिलायंस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कंपनी में रिलायंस रिटेल का जो कामकाज है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है और जो उसका वैल्यूएशन का बेसिस लगाया जा रहा है वो इसी हिसाब से लगाया जा रहा है कि फ्यूचर ग्रुप भी उससे साथ रहेगी। फ्यूचर ग्रुप के जो एसेट्स है वो रिलायंस में ऐड किए जाएंगे, उसके हिसाब से रिलायंस का फ्यूचर यहाँ पर प्रेडिक्ट किया जा रहा है। लेकिन अगर फ्यूचर ग्रुप की डील नहीं होती तो सेंटिमेंटल वैल्यू यहाँ पर हमें टूटती हुई नजर आएगी। लेकिन उसमें भी कोई डाउट नहीं है कि रिलायंस का मैनेजमेंट बहुत ही तगड़ा है, रिलायंस के फंडामेंटल्स बहुत ही तगड़े हैं, उसके दूसरे बिजनेसेस भी बहुत सारे हैं जो कि अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल तो पेट्रोकेमिकल का जो बिजनेस था वो हमें अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जो बीपी के साथ डील हुई है एग्जीक्यूशन शुरू हो चुका है और 2023 तक यहां पर 15% से भी ज्यादा का गैस का डिमांड वो पूरा करने वाले हैं। तो ये सारी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अगर रिलायंस फ्यूचर का जो डील है वो थोड़ा सा हमें गड़बड़ होता हुआ नजर आएगा तो ये सारे कॉम्पनसेट करने के लिए तैयार है। जियो का बिजनेस यहाँ पर बैठा हुआ तैयार दिखाई देता है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाएगी, क्रैश हो जाएगा, फिर से 1000 रुपये का हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर आपको सोचनी नहीं चाहिए। फिलहाल ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। अगर स्टॉक फिर से वीक होता है तो आपको यहाँ पर बाइंग के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में 1850 का लेवल तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो अगर आपको स्टॉक वापस 1850 के आसपास नजर आता है, जो कि मेरा मानना है सेंटिमेंटल गिरावट होती है, तो यहां पर वो लेवल वापस हमें दिखाई दे सकता है। 1900 के नीचे स्टॉक एक बार वापस आ सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो आप इसमें बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आईजीएल, जहां पर आप निवेश के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल अच्छी तेजी दिखाई है स्टॉक ने, यहां पर अपर सर्किट्स लगते हुए नजर आए थे, जिसका रीजन हम सभी को बताया। पीएनजीआरबी ने कहा कि जो ओएमसीज है वो यहां पर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में डायरेक्टली कंपटीशन नहीं दे पाएंगी। तो जो ऑलरेडी आईजीएल एमजीएल जैसी कंपनीज है उनका जो मार्केट शेयर है इंटैक्ट रहेगा, उन्हें डायरेक्टली यहां पर कॉम्पिटिशन फेस नहीं करनी पड़ेगी, जिसके कारण अपर सर्किट देखने को मिले। लेकिन उसके बाद स्टॉक कॉन्सोलिडेट कर रहा है और थोड़ी सी गिरावट दिखा दी आज। तो यहां पर आप देख पाएंगे आज जो स्टॉक ने सपोर्ट लिया 448 के लेवल के आसपास कर लिया, 450 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और थोड़ी सी रिकवरी भी दिखाई है। तो ये एक पॉजिटिव बात है, क्योंकि 450 का लेवल पहले भी एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दिया है। कई बार स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिखाया और वापस स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आया था। फिलहाल उसके बाद हमें गिरावट जरूर देखने को मिली, क्योंकि ओएमसीज आने वाली थी, लेकिन वो सिचुएशन भी खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो स्टॉक में आप वापस बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। तो सपोर्ट 450 का बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको 430 से 450 के बीच में स्टॉक नजर आता है तो बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है पेट्रोनेट एलएनजी, यहां पर भी बाइंग के बारे में सोचा जा सकता है। यहां पर भी हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है लो के हिसाब से बहुत ही ऊपर देखने को मिली है। अच्छी बाइंग हमें एमर्ज होती हुई नजर आई और 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ने आज क्लोजिंग दी है। तो ये एक पॉजिटिव बात है, क्योंकि इसका जो सपोर्ट है 230 का सपोर्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कई बार इसी लेवल से स्टॉक ने सपोर्ट लिया और वापस हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया था। तो यहाँ पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपको स्टॉक 230 से करके 235, 225 से 235 के रेंज में मिलता है तो लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग इनिशिएट करने के बारे में सोचा जा सकता है। फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है, इसका डिविडेंड यील्ड भी काफी शानदार हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट स्टॉक है मारुति सुजुकी, जो कि पैसेंजर व्हीकल में मार्केट लीडर है। 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर है मारुति सुजुकी के पास। तो यहां पर आप देख पाएंगे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला और स्टॉक ने फिलहाल उसी लेवल पर सपोर्ट लिया है, जो कि इसके लिए पुराना रेजिस्टेंस बना हुआ था। तो टेक्निकली स्टॉक इस पर सपोर्ट लेना चाहिए, जो कि करंट मार्केट प्राइस है 7300 का लेवल। लेकिन जब हम इसका ऑल टाइम चार्ट देखते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि इसका एक मेजर रेजिस्टेंस है 7800 से करके 8000 के आसपास का लेवल। इसके बाद कई बार स्टॉक में हमें वीकनेस देखने को मिली है और इसी के आसपास हाई बनाने के बाद फिलहाल स्टॉक हमें लौटता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरा मानना है कि अगर स्टॉक में वीकनेस कंटिन्यू रहती है, करंट मार्केट प्राइस भी बुरा नहीं है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन अगर आपको बेहतर बाय चाहिए तो मेरे हिसाब से 6700 के आसपास का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह हमें दिखाई दे सकता है, अगर हमें गिरावट थोड़ी और कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। तो अगर आपको स्टॉक 6600 से करके 6800 के आसपास मिलता है तो वो बहुत ही अच्छा लेवल होगा।
नेक्स्ट स्टॉक है आइसर मोटर्स, जहां पर आप निवेश के बारे में सोच सकते हैं। वैसे तो मैं ऑटो सेक्टर का कोई बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन फिलहाल ऑटो सेक्टर में हमें रिवाइवल देखने को मिल रहा है, जो कि ऑफकोर्स एक अच्छी बात है, इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा भी है। और ये जो दोनों स्टॉक्स हमने बात की, मारुति और आइसर मोटर, वो दोनों ही अपने अपने सेगमेंट में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। मारुति अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर है। आइसर मोटर के बारे में बात करें तो वो कमर्शियल व्हीकल में बहुत ही अच्छा काम करता है, और साथ ही साथ जो प्रीमियम बाइसिकल्स होते हैं, प्रीमियम मोटरसाइकिल्स होते हैं, जैसे कि रॉयल एनफील्ड जैसी फील्ड, उसमें रॉयल एनफील्ड वाला जो सेगमेंट हो गया, वहां पर भी ये मार्केट लीडर है। तो ऐसी सिचुएशन में दोनों ही अपने अपने मार्केट में काफ़ी अच्छा काम करते हैं, तो यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। और दोनों ही कंपनी पर कोई मेजर कर्जा वाली सिचुएशन भी हमें दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पर डेट भी काफ़ी कम है, मैनेजेबल डेट है, लिक्विडिटी कोई इशू नहीं है लिक्विडिटी का। और ये जनरली प्रॉब्लम्स हमें ऑटो सेक्टर में दिखाई दे देते हैं, इसीलिए ये स्टॉक्स मुझे अच्छे दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई भी इश्यूज हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पर जो आइसर मोटर्स में सपोर्ट हमें दिखाई देता है वो है 2200 के आसपास का लेवल, क्योंकि यही लेवल पहले एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला था, और इसका 100 डेज का मूविंग एवरेज भी इसी के आसपास बनकर आता है। तो अगर आपको स्टॉक कहीं पर भी 2100 से करके 2200 2250 के आसपास नजर आता है, तो वहां पर आप बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पर बाइंग के बारे में सोचा जा सकता है। अब यहां पर एक बार समरी ले लेते हैं मार्केट में क्या हुआ है। तो मार्केट हमें गिरती हुई नजर आई है, उसका रीजन बहुत ही ज्यादा बड़ा रीजन है, ऐसा नहीं है कोई छोटी मोटी न्यूज आ गई है। कोरोना का नया वेरिएंट आता हुआ नजर आ रहा है, और ये पहले से भी ज्यादा स्प्रेड होगा ऐसी न्यूज आ रही है। और उसके कारण फिलहाल ऐसी न्यूज आ रही है कि कई देशों ने ऑलरेडी लॉकडाउन लगा दिया है, इमरजेंसी लगा दी है। तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, भले ही 2 हफ्तों के लिए लगाई है या 1 महीने के लिए लगाई है, लेकिन फिर भी लॉकडाउन अगर लग चुका है तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं रहने वाली है। तो इसके कारण सेंटीमेंट हमें गिरता हुआ नजर आ सकता है। याद कीजिए, जो पहला क्रैश आया था वो भी कोरोना के पैनिक की वजह से आया था, लॉकडाउन के पैनिक की वजह से आया था। और फिलहाल भी पार्शियल लॉकडाउन, तो पार्शियल लॉकडाउन वो भी लगता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग देशों में ऐसी न्यूज आ रही है। यहाँ पर कई इंडिया में भी कई सिटीज़ में नाइट कर्फ्यू लग चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन में संभलने की बहुत ही ज़रूरी है। एज अ ह्यूमन बीइंग भी आपको संभलने की ज़रूरत है, कोरोना से संभलने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ मार्केट में जैसे आप निवेश कर रहे हैं वहाँ पर भी संभल कर आपको निवेश करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होकर हमें बाइंग नहीं करना है। बैंक निफ्टी बहुत ही वीक होता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि निफ्टी 50 में तो हमें थोड़ी सी फिर भी बाउंस बैक देखने को मिला नीचे के लेवल से, लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप मार्केट में निवेश कर रहे हैं। ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे बाइंग करते जाइए, वैल्यू बाय अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जाइए। जितनी गिरावट होती है थोड़ी सी एक्यूमुलेशन करते जाइए, और लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो को बिल्डअप करते जाइए। जैसे जैसे गिरावट होती है वैसे वैसे आपको बाय करना है, एक ही गिरावट पे सारा पैसा आपको नहीं डालना चाहिए। कैश इन हैंड होना हर समय पर बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।